गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पावर इन एसी सर्किट, पावर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके लिए? एसी सर्किट के लिए। ओके, तो थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पावर को कैसे डिफाइन किया था? P इज इक्वल टू V इंटू I। तो ये क्या है? पावर की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पावर, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको पता है कि ये जो एसी वोल्टेज और एसी करंट है, दोनों पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। इसकी वैल्यू भी पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू भी पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमें पावर मिलेगा ये इक्वेशन से, उसकी वैल्यू भी पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी। तो ये जो पावर है इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू पीरियोडिकली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये इक्वेशन से जो हमें एसी सर्किट के लिए पावर मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस पावर। इस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस पावर। आप लोग इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी स्टडी कर चुके हो, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन स्टडी कर चुके हो। इंस्टैन्टेनियस पावर मींस पावर एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? एसी सर्किट के लिए एवरेज पावर को डिफाइन करेंगे। इंस्टैन्टेनियस पावर को मेजर नहीं कर सकते, और सपोज करो मेजर कर भी सकते हैं तो उसकी वैल्यू तो हर एक टाइम पर चेंज होती रहेगी। तो हम लोग एसी सर्किट के लिए क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज पावर को डिफाइन करेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ पावर। यहाँ पर हम पावर का एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे एसी सर्किट के लिए। P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। ओके, फॉर LCR AC सीरीज सर्किट। तो ये जो पावर है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस पावर। तो एवरेज पावर को कैसे डिफाइन किया है? ये जो इंस्टैन्टेनियस पावर है उसकी एक पीरियड के ऊपर हमें एवरेज वैल्यू लेनी है। इट इज कॉल्ड एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट। ओके, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ। द एवरेज वैल्यू average value of instantaneous power over the period of 1 cycle, over the period of 1 cycle is called एवरेज पावर। आपको क्या करना है? 1 पीरियोडिक टाइम पर एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी? इंस्टैन्टेनियस पावर की। ओके, तो देखो वो हम कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशंस रख देंगे। हमारे पास कौन से सर्किट है? हमारे पास LCR सीरीज एसी सर्किट है। LCR सीरीज एसी सर्किट। तो ये सब के लिए हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो करंट है उसकी फेज वोल्टेज की फेज से हाई जितनी कम है। दैट मींस करंट लेग्स द वोल्टेज बाय हाई रेडियन। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। वो लीड भी कर सकता है, लेग भी कर सकता है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। ओके, हम लोगों ने tan phi is equal to XL minus XC डिवाइड बाय R ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो ये फॉर्मूला में हम XL और XC की वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर करंट है वो वोल्टेज को हाई जितना लेग करता है। करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय हाई। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में वोल्टेज और करंट ये दोनों के इक्वेशंस रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, what is P? P is equal to VI. V is Vm sin omega t and I is Im sin omega t minus phi. ओके, और ये जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vm Im by 2 into
2 sin ओमेगा t into sin ओमेगा t माइनस 5। देखो ये इक्वेशन है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास Vm Im है यहाँ पर, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया और जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे 2ss का। जो बी ग्रुप के स्टूडेंट है ना वो ये 4 फॉर्मूला नोट कर लेना। s plus s is equal to 2sc, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके जो ए ग्रुप के स्टूडेंट है उसको ये सभी फॉर्मूला पता है। इसका क्या मीनिंग होगा, sin अल्फा प्लस sin बीटा, दोनों साइन फंक्शन है, एक एंगल अल्फा है दूसरा एंगल बीटा है। सो sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू 2 sin into cos। ये जो फर्स्ट है ना sin, उसके साथ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंगल आएगा, और ये जो फंक्शन है सेकंड, उसके साथ एंगल मिलेगा हमें अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आपको क्या करना है कि आप एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हो तो एंगल का एडिशन लेना है, डिवाइड बाई 2 लेना है फर्स्ट फंक्शन के साथ, और सेकंड फंक्शन के साथ क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन बाई 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंगल्स बाई 2। तो फर्स्ट इज s plus s is equal to 2sc। सेकंड लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूं। यस ओके। सेकंड इज s minus s, s minus s is equal to 2cs। थर्ड इज c plus c is equal to 2cc, and fourth is c minus c is equal to minus 2ss। ओके ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अब आप लोग ये याद रखो कि हम एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ 2 एंगल डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंगल डिवाइड बाई 2, और रिवर्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल sin अल्फा प्लस sin बीटा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग s प्लस s है ना, तो फॉर्मूला मिलेगा 2 sin into cos, 2 sin, यहाँ पर एंगल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 into cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके मैथ्स में ये सभी फॉर्मूला प्रूव करके दिए हैं, तो जो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स है उसको याद रख लेना है। और अगर इसमें से मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये है cos अल्फा, 2 cos अल्फा इनटू sin बीटा, तो ये क्या है 2cs। तो 2cs देखो इसका फॉर्मूला है s माइनस s का फॉर्मूला है, 2cs के बदले हम क्या लिख सकते हैं, s माइनस s। तो इसका फॉर्मूला ये मिलेगा sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो आप लोग एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो आपको फर्स्ट फंक्शन के साथ एडिशन बाई 2 लेना है, सेकंड फंक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन बाई 2 लेना है, और अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में जाते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट एडिशन ऑफ 2 एंगल इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंगल्स विद सेकंड फंक्शन। ओके सो हियर वी विल यूज द लास्ट फॉर्मूला 2ss। देखो यहाँ पर ये क्या है 2ss, बट आप लोग ये बोलोगे कि वहां पर तो माइनस 2ss है, यहाँ पर प्लस 2ss है, तो ये भी चलेगा। हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को रिवर्स कर देंगे, मींस ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो टर्म है Vm Im by 2 एज इट इज Vm Im by 2। अब किसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, माइनस 2ss का। माइनस 2ss का फॉर्मूला है c माइनस c, बट यहाँ पर माइनस 2ss नहीं है तो भी हम c माइनस c ही लेंगे, बट फर्स्ट ब्रैकेट में हम एडिशन के बदले क्या लेंगे, एंगल का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, c माइनस c cos सब्ट्रैक्शन लेना है ओमेगा t माइनस दिस सेकंड एंगल। ठीक है, सेकंड एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन माइनस हो जाएगी, ये साइन प्लस हो जाएगी, माइनस ओमेगा t प्लस 5।
ठीक है, पहले हमने क्या ले लिया सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला -2ss का है और यहाँ पर हमारे पास 2ss है, सो इट इज आल्सो c - c, बट c - c में फर्स्ट जो cos है उसके साथ हम क्या लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल माइनस cos एडिशन ऑफ टू एंगल्स ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Vm/√2 Im/√2, जो डिवाइड में 2 है ना उसको मैंने √2 × √2 में स्प्लिट कर दिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट है उसमें ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाई मिलेगा फर्स्ट टर्म cos फाई, और सेकंड टर्म मिलेगा माइनस cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, दैट इज 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब हम लोग RMS का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, VRMS का फॉर्मूला है Vm/√2, तो इसके बदले हम ले लेंगे VRMS, इसके बदले हम लोग ले लेंगे IRMS। So this is VRMS, IRMS cos phi minus cos 2 omega t minus phi। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन किया वो हमने किसका सिंप्लीफिकेशन किया इंस्टेंटेनियस पावर का, बट हमें क्या करना है एवरेज पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन पावर इन एसी सर्किट, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख देना है। ठीक है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने नोट्स दे दी है, तो उसमें से आप लोग लिख कर प्रिपेयर कर लेना, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर का सिंप्लीफिकेशन करके एवरेज पावर डिराइव कर देंगे। सो व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ओवर द पीरियड ऑफ वन साइकिल। So now according to definition of average power, now average power, average P is equal to, देखो ये VRMS और IRMS की वैल्यू फिक्स होगी तो उसका एवरेज वही होगा एज इट इज VRMS into IRMS। अब एवरेज वैल्यू हमें किस रीजन में निकालनी है ओवर द पीरियड ऑफ वन साइकिल, वन पीरियोडिक टाइम में एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसका भी मैथ्स में फॉर्मूला है कि आप कोई भी टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू निकालनी हो वो टाइम इंटरवल आपको डिनोमिनेटर में लेना है। वी वांट टू ऑब्टेन द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पावर ओवर द पीरियड ऑफ वन टाइम, सो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos phi dt, तो ये फर्स्ट जो है ना उसकी एवरेज वैल्यू हुई माइनस 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 omega t minus phi dt, तो ये जो सेकंड है ना उसकी एवरेज वैल्यू हुई। इतना समझ में आ गया सबको? ये सब चलो तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट है ना cos phi वो कांस्टेंट है, फाई जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा कोई भी टाइम पर, या फिर हम ऐसा भी यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो फाई है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो cos phi कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए हम इंटीग्रेशन में से बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt का t हो जाएगा, और यहाँ पर जो t होगा वो t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म रहेगा cos phi माइनस, अब आप लोग जानते हो कि साइन फंक्शन और cos फंक्शन दोनों का एक पीरियोडिक टाइम पर एवरेज वैल्यू, दोनों की एवरेज वैल्यू वन पीरियोडिक टाइम पर क्या होती है 0 होती है, बट वो वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है cos फंक्शन वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था, ये भी cos फंक्शन था बट कांस्टेंट था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन में से बाहर ले लिया,
अगर यहाँ पर भी ऐसा होता cos ओमेगा टी, तो इसका इंटीग्रेशन एक पीरियड के ऊपर हम 0 बोल देते हैं। ओके, इसका इंटीग्रेशन 0, क्योंकि एवरेज वैल्यू जितनी पॉजिटिव मिलती है उतनी ही नेगेटिव एवरेज वैल्यू मिलेगी। बट पीरियोडिक होना चाहिए, ये पीरियोडिक नहीं है, फिक्स है। सपोज फेज डिफरेंस π/6 है तो cos π/6 की वैल्यू फिक्स है √3/2, तो वो √3/2 हम बाहर ले लेंगे। बट ये फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मींस दिस इज पीरियोडिक cos फंक्शन और this is changing with time. So the average value of sin function and cos function over the period of one cycle is always 0. तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो हो गया VRMS IRMS cos phi. This is the formula of average power. समझ में आ गया सबको? डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स दी है, उसमें से सभी लिखकर प्रिपेयर कर देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। आपको जेईई और नीट में भी इसके एमसीक्यूज पूछते हैं। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया एवरेज पावर का, एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट। अब इसके स्पेशल केसेस देखेंगे हम लोग, स्पेशल केसेस। cases, right? हाँ, ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ना, इसमें ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो लास्ट टर्म उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। याद रखना आप लोग, पावर फैक्टर। तो एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते हैं जिसमें पावर की एवरेज वैल्यू दे देते हैं, वीआरएमएस और आईआरएमएस के भी एवरेज वैल्यू दे देते हैं और आपको पावर फैक्टर फाइंड करना होता है। तो ये तीनों वैल्यूज अगर आपके पास है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो अब स्पेशल केसेस देखते हैं इसके। तो फर्स्ट हम केस लेते हैं एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर और AC circuit containing only resistor। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ रेजिस्टर होगा AC सर्किट में तो फेज डिफरेंस 0 होगा। जितने भी लेक्चर्स मैंने ये चैप्टर पे अपलोड किए हैं सभी लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई है कि रेजिस्टर जिस एसी सर्किट में होगा ओनली रेजिस्टर, उसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ओके, आपको पता है लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टर में V और I दोनों सेम फेज में होते हैं, तो फेज डिफरेंस 0 होगा। सो फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर phi इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2। तो हम cos phi इज इक्वल टू क्या रख देंगे, cos 0। और आप लोग जानते हो कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एवरेज पावर की वैल्यू मिलेगी हमें VRMS इनटू IRMS। और ये जो वैल्यू है ना वो वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 है और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। और आप लोग ये भी जानते हो कि cos फंक्शन और sin फंक्शन दोनों की जो वैल्यू 1 है ना वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। cos की और sin की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जो आंसर मिलेगा VRMS IRMS वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टर में पावर लॉस ज्यादा होगा और ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टर है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। हमारा जो फैन होता है ना उसकी जो मोटर होती है ना उसकी कोयल जो है वो रेजिस्टर है,
तो उसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। रेजिस्टर कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, क्योंकि cos phi is equal to 1 and 1 is the maximum value, so answer is also maximum. So resistor consumes maximum power, or we can also say that power obtained in the circuit having only resistor is maximum, उसमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो ये जो पावर है वो क्या, कौन सा पावर है जो कंज्यूम हो रहा है ना, वो पावर है। तो रेजिस्टर में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। ओके, नाउ सेकंड केस, second case is for AC circuit containing only inductor, for AC circuit containing only inductor, AC circuit having only inductor, ठीक है। तो उसमें आप लोग जानते हो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। ये भी मैंने आपको सभी लेक्चर में बताया कि इंडक्टर है, उसमें करंट है, इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। सो एसी सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर, उसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा। और आप लोग जानते हो कि cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर cos पाई बाय 2 0 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर भी 0 मिलेगा। एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इंडक्टर में पावर कंज्यूम नहीं होगा, इंडक्टर पावर वेस्ट नहीं करेगा। इंडक्टर मींस कोई, इंडक्टर में कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होगा। क्या होगा इंडक्टर में, जब अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज हो रहा है तब उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। आप लोग जानते हो जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर में क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगेंस्ट में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, वर्क होगा बैटरी थ्रू, बैटरी की एनर्जी कंज्यूम होगी, बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी, और ये एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। और ये एनर्जी कब काम आएगी, जब करंट डिक्रीज हो रहा है तब इंडक्टर क्या करेगा, जो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर की है वो सर्किट को वापस दे देगा। यानी कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर का लॉस भी नहीं करता और करंट को कंट्रोल भी कर सकता है। रेजिस्टर में क्या होगा, हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और जब रिक्वायरमेंट होगी सर्किट को तब वो मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सर्किट को वापस मिल जाएगी। ओके, तो इंडक्टर कोई पावर लॉस नहीं करता। सो वी कैन से दैट पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर इज 0। कैपेसिटर में भी ऐसा ही होगा। थर्ड केस, फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर मींस ऐसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर और कुछ नहीं। तो उसमें भी फेज डिफरेंस क्या है, माइनस पाई बाय 2 है। उसमें करंट लीड करता है तो वोल्टेज लीड करेगा पाई बाय 2 से, और cos माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 है, तो उसमें भी पावर लॉस क्या होगा, 0 होगा। तो कैपेसिटर भी पावर कंज्यूम नहीं करता। जब करंट इंक्रीज होगा ना, अल्टरनेटिंग करंट, तब कैपेसिटर का चार्जिंग होगा, और जब करंट डिक्रीज होगा तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर जो एनर्जी स्टोर की थी दो प्लेट के बिटवीन में सर्किट को वापस दे देगा। तो अभी मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया, उसमें जो मोटर की कॉइल होती है वो रेजिस्टर है, बट फैन में कैपेसिटर भी होता है। वो कैपेसिटर किस लिए है, क्योंकि वहां पर आरसी सर्किट हो जाएगी। रेजिस्टर कॉइल का है और कैपेसिटर लगा देते हैं, तो आरसी सर्किट में ये जो फेज डिफरेंस है ना, वो आपको 0 से ग्रेटर मिलेगा, कैपेसिटर है ना इसलिए, और इसकी वैल्यू 1 से कम मिलेगी। अगर ये 0 है तो cos 0 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 से कम मिलेगी तो पावर लॉस कम होगा।
इसलिए सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एसी के ऊपर ऑपरेट होती है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं। ओके, so power loss in capacitor is 0 and fourth piece is LCR AC series circuit or LCR series AC circuit। तो उसमें पावर का फॉर्मूला यही मिलेगा आपको VRMS IRMS cos phi। तो ये वैल्यू जो मिलेगी ना वो वैल्यू इसकी कंपैरिजन में कहां पर है? यस, इसकी कंपैरिजन में लेस होगी। दैट मींस सिर्फ रेजिस्टेंस में जितना पावर लॉस होता है उसकी कंपैरिजन में एलसीआर सर्किट में कम पावर लॉस होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछते हैं तो आपको केसेस भी लिखने हैं। 1 फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, सेकंड फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर और एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर एंड फॉर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। तो मैंने जो नोट्स दी है उसमें ये चारों केसेस भी दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से लिखकर प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब लास्ट लेक्चर जो मैंने समझाया था द फॉर्मूला ऑफ करंट एंड फेज डिफरेंस फॉर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट यूजिंग फेजर मेथड, उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया था और एक न्यूमेरिकल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सोल्व करने के लिए दिया था। एग्जांपल नंबर 7.13, उसमें एक दो क्वेश्चन थे ए और बी, उसमें से ए मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था। उसका जो सेकंड पोर्शन है बी वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। उसके बाद और एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो वो न्यूमेरिकल आप लोग निकालो। एक्सरसाइज नंबर 7.13, एक्सरसाइज नंबर 7.13, तब तक मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो न्यूमेरिकल दिया था वो था एक्सरसाइज नंबर 7.13। ओके, देखो इसमें क्वेश्चन ये दिया है अब कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी। देखो कॉइल है तो कॉइल है वो क्या होती है? इंडक्टर होती है। कॉइल मींस इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है 0.50 हेनरी। L इज इक्वल टू 0.50 हेनरी, दैट मींस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। कॉइल का रेजिस्टेंस, सॉरी कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया है 100 ओम का। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कॉइल मींस इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टर है। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट है। तो ये आरएमएस वोल्टेज आपको लेना है। कौन सा वोल्टेज लेना है? आरएमएस वोल्टेज। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो फर्स्ट फाइंड करना था आपको मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। आप लोगों ने कर दिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, चेक कर लेना। फर्स्ट हमें फाइंड करना है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। तो मैक्सिमम करंट इन द कॉइल या फिर मैक्सिमम करंट इन द रेजिस्टर, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, सबकी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि यहाँ पर कॉइल और रेजिस्टर दोनों सीरीज में है और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम रहता है। तो अगर आपको ऐसा पूछते हैं मैक्सिमम करंट इन द रेजिस्टर तो भी आपको यही मेथड करनी है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट तो भी यही मेथड करनी है। तो मैक्सिमम करंट जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे Im इज इक्वल टू Vm बाय mod Z, Vm बाय mod Z। mod Z मैंने आपको बताया था क्या है? इम्पीडेंस है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है हमारे पास, कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो उसका क्या फॉर्मूला होगा? √2 आरएमएस। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है ना Vm बाय √2। तो Vm इज इक्वल टू √2 आरएमएस डिवाइड बाय mod Z। तो यहाँ पर mod Z होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर।
आप लोग जानते हो मोड z का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर, बट यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करनी है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल xl फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू कर देंगे। हियर xl इज इक्वल टू ओमेगा l इज इक्वल टू 2 पाई l। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए xl का, तभी ये सम हो, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 50 into 100, 100 into 3.14, 314 into 0.5 मींस उसका हाफ 157। तो XL की वैल्यू है 157 ओम। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो IM क्या होगा, मैक्सिमम करंट रूट टू की वैल्यू है 1.414 इनटू VRMS जिसकी वैल्यू है 240 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। फर्स्ट क्या है हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r 100 है तो r स्क्वायर की वैल्यू होगी 10,000, 100 का स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL की वैल्यू 157 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 157 का 24,649, 24,649 ये स्क्वायर होगा, ठीक है। 24,649 यस। और इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.82 एम्पियर। तो ये मैक्सिमम करंट आपको सेल्फ प्रैक्टिस में फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया, जिससे नहीं हुआ हो वो देख लेना। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज एग्जाम में पूछते हैं, तो ऐसे जो आपको एमसीक्यूज मिला उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये 7.13 में एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब सेकंड जो है उसमें क्या करना है, देखो सेकंड क्या फाइंड करना है हमें, सेकंड फाइंड करना है टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट, ठीक है। फेज डिफरेंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, टाइम डिफरेंस या फिर टाइम लैग ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज ऑब्टेन टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। तो देखो टाइम लैग आपको कैसे फाइंड करना है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। टाइम लैग फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, tan phi is equal to XL minus XC by R है ना। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला tan phi is equal to XL minus XC by R। अब हमारे पास XL की वैल्यू है यहाँ कितनी है 157 माइनस XC, कैपेसिटर को इसमें है नहीं तो XC की वैल्यू 0 होगी, और R की वैल्यू भी है वो कितनी है 100 ओम है। तो 1.57 हमें 10 phi की वैल्यू मिलेगी। तो phi की वैल्यू मिलेगी 10 इनवर्स 1.57, ठीक है। जो नेचुरल 10 का टेबल होता है उसमें से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो 1.57 वैल्यू के लिए कौन सा एंगल मिलेगा आपको, वो एंगल मिलेगा 57.5 डिग्री। तो phi हमें मिला 57.5 डिग्री। तो ये क्या है, फेज डिफरेंस। अब देखो टाइम लैग कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। देखो आप लोग ये जानते हो phi is equal to omega t। तो ये जो है ना t वो टाइम लैग है, थीटा is equal to omega t। थीटा phi कोई भी सिंबल लिखो, ठीक है। तो टाइम लैग का फॉर्मूला क्या मिलेगा, थीटा बाय ओमेगा। यहाँ पर क्या होगा पाई बाय ओमेगा। ओके, सो नाउ टाइम लैग, नाउ टाइम लैग between V maximum and I maximum। लास्ट में देख सकते हो ना, यस। टाइम लैग between V maximum and I maximum, T is equal to phase difference in radian divided by omega।
देखो फेज डिफरेंस जो 57.5 डिग्री मिला है ना, वो नहीं लेना है हमें, एसआई यूनिट में लेना है। और एसआई यूनिट क्या है? एंगल का रेडियन। सो टाइम लेंथ बिटवीन v मैक्सिमम एंड i मैक्सिमम t इज इक्वल टू फाई इन रेडियन बाय ओमेगा। तो फाई जो है वो 57.5 डिग्री है, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इनटू पाई बाय 180 करके। ठीक है, आप लोग जानते हो एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में मिल जाता है, डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज दिस 340। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3.18 into 10 power minus 3 सेकंड और 3.18 मिली सेकंड। ओके, समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल? तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछते हैं। सेम इसके जैसा एक न्यूमेरिकल अब आपको होमवर्क में कर देना है, वो मैं नहीं कर रहा हूँगा। वो है एक्सरसाइज नंबर 7.15। एक्सरसाइज नंबर 7.15 नोट कर लो सभी। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसमें लिख दो 7.15 एक्सरसाइज नंबर। ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोइल और रेजिस्टर है, वहां पर आपको कैपेसिटर और रेजिस्टर करना है। तो ये आपको सेम ये दोनों ही क्वांटिटी फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है और टाइम लेंथ फाइंड करना है। डिफरेंस क्या है? तो इसमें आपको आरएल सर्किट दी है, वहां पर आरसी सर्किट दी है। ठीक है, तो ये होमवर्क में सभी कर लेना। और आज के इस लेक्चर में इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है वो इसी यही क्वेश्चन है, बट फ्रीक्वेंसी जो है ना एसी सोर्स की वो इंक्रीज कर देनी है, और उसके लिए ये दोनों क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सभी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को देखो। तो वो जो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है 7.1 को, वो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। Obtain the answers of A and B of example number exercise number 7.30 जो हमने अभी सॉल्व किया, उसके A और B के आंसर में फाइंड करने हैं। If the circuit is connected to a high frequency supply, वोल्टेज सेम रखा है देखो 240 वोल्ट, बट फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी है? 10 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज है ना, उसके बदले हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 किलोहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी 10 पावर 4 हर्ट्ज, 3 पावर किलो की और 1 पावर की। तो इसमें हम मैक्सिमम करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर लेते हैं? एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, 2 पाई एफ इनटू एल। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो देखो XL is equal to 2 pi f into L। 2 pi is 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज, 10 पावर 4 हर्ट्ज, और L की वैल्यू है 0.50 और 0.5 हेनरी। तो 0.5 into 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 3.14 into 10 पावर 4, तो वो आंसर मिलेगा 31,400 ओम। तो देखो इसके ऊपर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है। जितने फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे उतना उसका रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। और आप लोग जानते हो कि अगर रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंस इज वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो नाउ I इज इक्वल टू Vm by mod Z। Vm is root 2 Vrms divided by square root of R square plus XL square। ये होगा ना, this is equal to 1.414, ये root 2 के वैल्यू है Vrms, it is given 240 volt।
डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसका स्क्वायर प्लस एक्सएल जो हमने यहाँ पर फाइंड किया 31,400 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, ये जो है ना 31,400 उसका भी स्क्वायर करना है, तो वो जो नंबर मिलेगा ना उसकी कंपैरिजन में इसका स्क्वायर मींस 10,000 कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना फर्स्ट टर्म उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 10,000 और इसका स्क्वायर है वो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसकी कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दो, दैट मींस ये है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 31,400 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। सो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, im इज इक्वल टू 2.414 into 240 डिवाइड बाय 31,400। अगर आपको ये होगा कि ये नेगलेक्ट क्यों करते हैं, तो आप नेगलेक्ट मत करो, कैलकुलेशन करो, फिर भी आपको यही मिलेगा। यहाँ पर मैंने 31,400 लिखा है, तो आई थिंक 31,40240 मिल सकता है, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो करंट की वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम करंट इज 1.08 into 10 power minus 2, 1.08 into 10 power minus 2 ampere. This is the value of maximum current, and we can say that this current is nearly equal to 0. करंट इतना फ्लो हो रहा है 0.108 into 10 power minus 2 ampere, that is 0.0108 ampere, तो ये 0 के बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, दैट इंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं होने देता इंडक्टर, कौन सी कंडीशन में, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हेंस वी कैन से दैट at very high frequency, inductor behaves as open circuit। ओपन सर्किट कैसे सर्किट हो करेगा, सर्किट ओपन है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। और डीसी के लिए क्या होगा, फॉर डीसी सोर्स आपको ये जो एग्जांपल है 7.14 उसमें लास्ट में पूछा है कि डीसी सोर्स में स्टेबल कंडीशन के बाद क्या होगा, तो स्टेबल कंडीशन मींस करंट स्टेडी हो जाएगा, पहले 0 टू I जितना इंक्रीज होगा उसके बाद स्टेडी हो जाएगा। सो फॉर डीसी सोर्स वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 0, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, so for DC source omega is equal to 0, therefore XL is also 0, क्योंकि XL का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा L, listen, the formula of XL is equal to omega L। तो DC सोर्स के लिए ओमेगा 0 होता है, तो रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा ना इंडक्टर का, तो इंडक्टर है वो प्योर कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा, हेंस it behaves as pure conductor, for DC, ओके। और सेकेंड हमें फाइंड करना है टाइम लैग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज लैग फाइंड कर लेंगे, tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, तो XC हमारे पास नहीं है, तो tan इनवर्स XL की वैल्यू है 31,400 डिवाइड बाय R है 100, तो क्या होगा, ये 2 zeros कैंसिल, सो tan इनवर्स 340। तो आप नेचुरल tan का टेबल देखोगे उसमें ये वैल्यू आपको मिलेगी 89.8 डिग्री, इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और उसके बाद टाइम लैग फाइंड कर लेना है आपको, t इज इक्वल टू 5 इन रेडियन डिवाइड बाय ओमेगा,
फाई कितना है रेडियन में, पाई बाई, और ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज दिस, ये 2, ये पाई, ये एफ, 2 इंटू ओके 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, और एफ इज 10 पावर 4, पाई पाई कैंसिल, 1 by 4 that is 0.25 into 10 power minus 4 सेकंड। तो समझ में आ गया ना दोनों न्यूमेरिकल्स। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया वो। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल 7.14 और 7.13 ये दोनों करवा दिए, आपको सेल्फ प्रैक्टिस में 7.15 करना है। और ये जो हमने एग्जांपल देखा उससे क्या प्रूव हुआ कि इंडक्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी का अगर एसी है तो उसके लिए ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, मींस उसको पास नहीं होने देगा, और डीसी के लिए प्योर कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा, तो इंडक्टर है वो डीसी को पास होने देगा। सो रिमेंबर इंडक्टर अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। ठीक है, इसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर सर्किट में करेंगे, और बहुत से ऐसे सर्किट्स है जिसमें हम इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इट अलाउज डीसी, डीसी के लिए वो प्योर कंडक्टर है, सो इट अलाउज डीसी, सो इट इज डीसी कंपोनेंट एंड इट ब्लॉक्स एसी। एसी के लिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए वो क्या बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ओके बस चलो आज के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है चलो।